हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्लास 11th में जो हमारी केमिस्ट्री है और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका कि नाम है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा, है ना। तो इसमें साथियों में आपका टीचर राघवेंद्र दुबे, मेरा चैनल जो कि आप देख पा रहे हैं एमपी एजुकेशन है, आप सभी इसको सब्सक्राइब जरूर करें। हम यहाँ से आज कंप्लीट करेंगे रासायनिक संयोग के नियम। ओके, तो क्या कंप्लीट करेंगे हम यहाँ से? रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्लियर है ना। अब यहाँ से आप देखेंगे कि रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन सबसे पहले आप लोग देखने वाले हैं। तो देखेंगे कि तत्वों के आपस में संयोग करके यौगिक बनाने की जो प्रक्रिया होती है ये कुछ निश्चित नियमों पर आधारित होती है। इन नियमों को रासायनिक संयोग के नियम कहा जाता है। क्लियर है आपको कि तत्व आप जानते हो आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं और ये यौगिक बनाने के लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं। इन नियमों को हम रासायनिक संयोग के नियम या फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। यह नियम जो है मुख्य रूप से 5 होते हैं, जिन्हें हम नीचे डिटेल में विद एग्जाम्पल के पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला हम यहाँ पे देख पा रहे हैं साथियों और स्टूडेंट्स, इनको आप अच्छा पूरा कंप्लीट करेंगे। पहला देखेंगे आप लोग, सबसे पहला हमारा जो लॉ है वो कौन सा है? हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मतलब आप देखेंगे कि जो अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं उनका जो द्रव्यमान है वो संरक्षित रहता है। इसके प्रतिपादक एंटोनी लेवेजियर हैं, 1789 में दिया गया था। रूल्स क्या है देखेंगे, किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में कुल जो द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहता है। क्लियर है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, देखेंगे मान लीजिए कि यहाँ पर A प्लस बी, एरो के बाद हमने लिखा C प्लस डी, तो ये हमारे अभिकारक हैं और ये उत्पाद हैं, तो इनका जो कुल द्रव्यमान है वो संरक्षित रहेगा या बराबर रहेगा। तो वही यहाँ पे डेफिनेशन है कि किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में कुल जो द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहता है, अर्थात द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। यहाँ पे वही बात जो मैंने यहाँ पर लिखी थी वही बात आप देख पा रहे हैं कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर क्या होता है? उत्पादों का कुल द्रव्यमान। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे कि देखिए, जब कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन को क्या है ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं तो हमारी गैस कौन सी बनेगी? CO2 बनती है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो कार्बन है इसका परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, लेकिन O2 है इसलिए यहाँ पे हमने 32 लिखा है। तो यहाँ पे 12 और 32 मतलब 12 और 32 को आप प्लस करेंगे तो कितना हो रहा है? 44। तो अभिकारक का जो वेट है वो भी 44 ग्राम है और जो उत्पाद हमारा CO2 बना है इसका भी वेट हमारा कितना है? 44 ग्राम है। क्लियर है आप लोगों को? यहाँ अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हमारा 12 प्लस 32 44 ग्राम है। इसी प्रकार जो हमारे प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उनका कुल द्रव्यमान भी 44 ग्राम है। अतः यह नियम जो है द्रव्यमान संरक्षण को सिद्ध करता है। क्लियर हुआ? ये हमारा पहला रूल्स हुआ। सेकंड अगर हम बात करेंगे, देखेंगे आप हमारा, तो आप लोग ये ध्यान रखिए, मेरा जो यूट्यूब चैनल है एमपी एजुकेशन, इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। आपको इंपॉर्टेंट पूरे सारे नोट्स यहीं से मिलने वाले हैं। सेकंड हम देखेंगे स्थिर अनुपात का नियम, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, है ना। तो इसके प्रतिपादक हैं जोसेफ प्राउस्ट है, ये 1799 में दिया गया था। रूल्स क्या कहता है देखेंगे, प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिक में उसके भारों के अनुसार, किसी भी रासायनिक यौगिक में उसके भार के अनुसार जो तत्वों का अनुपात है वो हमेशा निश्चित होता है, स्थिर होता है, चाहे वह किसी भी स्रोत से या विधि से प्राप्त किया गया हो। इसको एग्जाम्पल के थ्रू वो और अच्छे समझिए। हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ से जल का H2O का। देखिए, अगर हम मान लीजिए जो पानी है, वाटर है, नदी से लें, कुएं से लें, या जो रेन वाटर होता है, वर्षा का जल होता है, उसको उपयोग करें, या प्रयोगशाला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बनाएं। देखिए, जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है, इनके भारों का अनुपात है, वह 2:16 यानी 1:8 होता है हमेशा ही। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन, इनका जो भार का अनुपात है वो हमेशा कितना होगा? 12, 32 मतलब 3, 8 रहता है और ये फिक्स रहेगा। क्लियर है? तो यही बात है कि देखिए, जब यहाँ पर अगर H2O की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग तत्व हैं, इन्हें आप किसी भी विधि से प्राप्त करें, इनका जो रेशियो है 1:8 यही रहेगा। ठीक है, मतलब ये कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? रूल्स नंबर 3 की बात करेंगे हम। ओके, ठीक है, चलिए देखेंगे रूल्स नंबर कौन सा। रूल्स नंबर यहाँ से अब 3 देखेंगे हमारा, जस्ट वेट। ओके, अब जब हम देखेंगे हमारा रूल्स नंबर 3 यहाँ से कौन सा आ गया? रूल्स हमारा 3 अब यहाँ से आ रहा है गुणित अनुपात का नियम। ओके, कौन सा जाएगा हमारा? गुणित अनुपात का नियम। तो ये जो गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसके प्रतिपादक हैं जॉन डाल्टन, 1803 में इन्होंने दिया है। देखेंगे आप लोग इस रूल्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है कि जब दो तत्व
आपस में संयोग करके एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। हम जानते हैं यौगिक कौन बनाता है, तत्व बनाते हैं। तो जब भी कोई तत्व एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, एक तत्व का जो द्रव्यमान है वो तो निश्चित रहेगा, एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाला जो दूसरा तत्व है, संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल पूर्णांक अनुपात होता है। कैसे होगा देखिए कि मान लीजिए अगर हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करें, ऑक्सीजन जब भी किसी से जुड़ती है तो वो अपने ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर अलग अलग ऑक्साइड बनाते हैं। यदि हम नाइट्रोजन का द्रव्यमान देखेंगे, नाइट्रोजन आप जानते हो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक होता है 7 और परमाणु भार होता है 14, इसे द्रव्यमान कहा जाता है। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान यदि 14 ग्राम निश्चित कर दें तो ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो सभी में अलग अलग होता है, लेकिन एक गुणित अनुपात में होगा, है ना, इसलिए इसे गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, पहला है N2O। N2O को हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे हम? नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे N2 है। अब आप समझना कि एक N होता तो इसका 14 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना है, N2 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 28, कितना हो जाएगा 28। तो नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन का हमने देखा 28 ग्राम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ऑक्सीजन का 16। इसको और सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो यहाँ से 14 ग्राम नाइट्रोजन हो रहा है और 8 ग्राम क्या बच रही है, ऑक्सीजन। समझना आप लोग। इसी तरीके से अगला देखेंगे NO नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इसमें N सिंगल है तो यहाँ पे 14 ग्राम नाइट्रोजन हुई और ऑक्सीजन भी सिंगल है तो 16 ग्राम हुई। अब वही बात आती है कि यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन आ गई 14 ग्राम और ऑक्सीजन आ रही है 16 ग्राम। इसी तरीके से नेक्स्ट जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, वह हमारा नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3। 3 है तो ट्राई ऑक्साइड। अब N2 है तो ये तो आपका 28 ही रहेगा। अगर मान लीजिए O3 है तो इसका हो जाएगा 48। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे कैसे, 14 से भाग दे दीजिए, क्लियर हो रहा ना, या फिर आप इसको 2 से दीजिए, 2 से देते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन बच रही है 14 ग्राम और ऑक्सीजन हो जाएगी 24। तो देखिए 8, 16, 24। तो वही बात आ रही है यहाँ पे। आप इसको अब इस तरीके से समझिए कि यहाँ पर जो निश्चित द्रव्यमान है, निश्चित द्रव्यमान कौन सा है, नाइट्रोजन का, जो कि 14 ग्राम है। इससे जुड़ने वाले जो ऑक्सीजन के द्रव्यमान है 8 ग्राम है, ये वाला हो गया, 16 ग्राम है सेकंड का हो गया, और 24 ग्राम है लास्ट वाला। तो इनका जो अनुपात है मतलब 8, 16 और 14, ये कैसा हो जाएगा देखेंगे आप लोग, 1, 2 और 3। मतलब इनका जो द्रव्यमान है, आपको ध्यान रखना, ये निश्चित होता है। कैसा होगा, ये निश्चित। समझिए, इसलिए लास्ट में कहा गया है कि यह एक सरल पूर्णांक है, ये वाला, जो कि गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? ओके। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। हमारा जो नंबर 4 का है, इसे हम बोलते हैं व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसको समझिए आप। ये किसने दिया है, जेरेमियास रिक्टर ने दिया है 1792 में। रूल्स क्या कहेगा देखिए, जब दो अलग अलग तत्व, अब ये ध्यान रखना, जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से, जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से अलग अलग संयोग करते हैं, क्रिया करते हैं, तो उनके जो द्रव्यमानों का अनुपात है या तो वो समान होगा या उस अनुपात का एक सरल गुणक होगा जिसे वे दोनों तत्व आपस में संयोग करते हैं। कैसे देखिए, मान लेते हैं कि 3 तत्व में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर CH4 मीथेन बनाते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O जल बनाते हैं। अब यहाँ पे तीसरा तत्व हमारा क्या है, हाइड्रोजन होगा। कौन सा होगा, हाइड्रोजन होगा। समझना आप लोग, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों में कॉमन हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। समझना आप लोग, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और यहाँ पे ये हाइड्रोजन। यहाँ पर तीसरा तत्व जो है हाइड्रोजन, इसका निश्चित द्रव्यमान कितना है, 4 ग्राम है ना, 4 ग्राम है। से क्रिया करने वाले जो कार्बन और ऑक्सीजन है, इनके भारों का अनुपात कितना है, कार्बन और ऑक्सीजन इनके भारों का अनुपात कितना है, 12:32। क्लियर हो रहा है आपको? और इसे हम देखेंगे आप, हम 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बच रहा है 3:8। इसी तरीके से जब कार्बन और ऑक्सीजन स्वयं मिलकर CO2 बनाते हैं, क्या बनाएंगे, CO2 बनाते हैं, तब भी उनका अनुपात 3:8 ही होता है। इसलिए दोनों अनुपात समान होते हैं, अतः यह नियम यहाँ से सिद्ध होगा। आप इनको एक दो बार अच्छे से रीड करिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और यदि नहीं होता तो आप मुझे बताएं, मैं आपको डबल से और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब हम देखेंगे हमारा आज का लास्ट नियम, जो कि हमारा कौन सा है, गैलुसाक का नियम है। और गैलुसाक का ये गैसीय आयतन का नियम है। ठीक है, देखिए जोसेफ लुई गैलुसाक इसके प्रतिपादक हैं, 1808 में दिया गया था। और नियम क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, समझा। जब गैसें आपस में संयोग करती हैं
बहुत सारी गैसें आपस में क्रियाएं करती हैं या किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होती हैं, तो उनके आयतन जो है उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है, बशर्ते सभी गैसें जो हैं वो समान ताप और दाब पर हो। बस ये कंडीशन है, अगर वो समान ताप और दाब पर है तो वह सभी की सभी गैसें एक सरल अनुपात में होती हैं। यहाँ पे हम देखेंगे HCl गैस का निर्माण कैसे होता है। आप जानते हो कि जब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती हैं तो क्या होगा, देखें H2 गैस और Cl2 गैस, इससे बना हमारा 2HCl गैस। अब यहाँ से ये आगे जो लिखा रहता है ना, तो देखेंगे एक आयतन हाइड्रोजन है और एक ही आयतन क्या है, Cl2 है, लेकिन यहाँ पे 2 आ चुके हैं, तो ये 2 आयतन हो चुके हैं। क्लियर है ना। यदि इनके आयतनों का अनुपात देखा जाए तो वह 1:1:2 होता है। एक है और यहाँ पर 2 है, जो कि एक सरल पूर्णांक अनुपात होता है। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और फिर भी यदि आपको कोई डाउट जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से समझाने की। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें और कमेंट्स करें आप किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं। रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आप ये मेरा जो चैनल है यहाँ से आप कुछ अपवाद भी देख सकते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात करेंगे अपवाद क्या होता है कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है नाभिकीय अभिक्रियाओं न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है उन पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर द्रव्यमान ऊर्जा जो E=mc² होता है उसमें परिवर्तित हो जाता है। स्थिर अनुपात का नियम समय स्थानिकों की खोज के बाद कुछ यौगिकों में अपवाद भी प्रदर्शित करता है, और गैलुसाक का जो नियम है केवल गैसीय अभिक्रियाओं पर ही लागू होता है। मेरे चैनल का आपके लिए संदेश है, प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगिता परीक्षाओं की सटीक और बेहतरीन तैयारी के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है MP एजुकेशन, इसे आप सब्सक्राइब जरूर करें। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मैं आपका टीचर राघवेंद्र दुबे। ओके, तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।